Hello students, today I am going to explain you about second chapter of class 12th biology, that is sexual reproduction in flowering plants, and it is also in syllabus of NEET, JIPMER and AIMS. Now first of all, flowers. When we check about flowers, there is intimate relationship of human with flowers because flowers are objects of aesthetic, sundarta, ornamental, decorative, social, religious, हम बुके देते हैं, हार चढ़ाते हैं, एंड कल्चरल वैल्यूज ऑल्सो. देन इन पे बहुत सारी पॉइंट्स भी लिखी जाती है. इफ वी चेक अबाउट फ्लावर्स, इट इज अ सिंबल ऑफ conveying feelings like love, affection, happiness, grief, etc. There is one term that is floriculture. What do you mean by floriculture? This is cultivation of flowers. अगर हमें बायोलॉजिकल डेफिनेशन देनी हो फ्लावर की, so what is the definition of flower? Flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction in plants. एक्चुअली फ्लावर्स डेवलप होते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम से. फ्लोरल प्राइमोडियम में कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होती हैं विच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट यू अंडरस्टैंड, जैसे फ्लोरल प्राइमोडियम से फ्लोरल बड बना, फ्लोरल बड से फ्लावर बन गया, दैट इज डेवलपमेंट. लेकिन डिफरेंशिएशन होता है जब कोई स्पेसिफिक पार्ट या ऑर्गन बनता है. जैसे फ्लावर है तो फ्लावर में हम बोलेंगे जब फ्लावर के सेपल्स बनेंगे, पेटल्स बनेंगे, स्टेमन बनेंगे, पोलन बनेंगे, कार्पल, दैट इज डिफरेंशिएशन. सो फ्लोरल प्राइमोडियम जो है उसके अंदर कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर. और इनफ्लोरेसेंस इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. Inflorescence are formed which bear the floral buds and then flowers. This is the arrangement of actually flowers or floral buds. In general अगर हम देखते हैं तो flower is a modified shoot. It develops from, अभी आपको बताया जैसे मैंने, it develops from floral primodia. So first of all, floral primodia develop into floral bud and then into a flower. Flower also represents a reproductive part of plant because it is having male reproductive whorl as well as female reproductive whorl. Male reproductive whorl is androecium, which consists of stamens, and female reproductive part of the flower is gynoecium, which consists of carpel. इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे जो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर सेपल्स, और ये जो कलर्ड है दीज आर पेटल्स. अनदर नेम फॉर सेपल इज कैलेक्स, और पेटल को क्या बोलते हैं, करोला. और ये जो पार्ट है जिसमें ये सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर फिलामेंट है, इसके ऊपर ये एंथर्स है. सो ये बनाता है एंड्रोशियम पार्ट, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. हियर इट विल बी मोर क्लियर टू यू. दिस इज फिलामेंट. ये जो है इसके एंथर के लोब्स हैं, इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक है, दैट इज फिल्ड विद पोलन ग्रेन्स. अच्छा, एक और बात यहाँ पे है कि कैलिक्स और करोला को जब कई बार भी फ्यूज्ड भी होते हैं, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं पेरियांथ. ये क्लास 11th में भी आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है. नाउ इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज गायनोशियम. गायनोशियम ये वाला जो पार्ट होता है ये थैलेमस कहते हैं. तो यहाँ पे ये बल्जिंग पार्ट जो होता है दैट इज ओवरी. देन दिस फिलामेंटस पार्ट इज स्टाइल एंड above this is stigma. Inside this bulging part of ovary is ovules, which are also known as megasporangium. But today we'll study about male reproductive part, that is stamen. Stamen में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो this long cylinder like structure is filament. Then there are anthers. Two anthers are there. This anther is actually bilobed. Two lobes of anther is there, bilobed, and each lobe is having two parts, that is diathecus. So male reproductive part consists of filament and anther. Number and length of stamen, it varies from different species and different flowers. Then filament is attached to thalamus or petal. फिलामेंट ऐसे फ्री तो नहीं होगा ये प्लांट में, या तो फ्लावर में थैलेमस पार्ट जो नीचे बल्जिंग पार्ट था, या फिर पेटल के साथ अटैच होता है. बायलोब्ड है ये, जैसे आपको बताया कि दो लोब्स हैं एंथर की, और ये इसमें बीच में क्या है, लाइनिंग है जो इसको डायथीकस बनाती है. दो थीका में ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू टू थीका. देन अभी नेक्स्ट जो है, जो थीका आगे है इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती. जब भी ये जो एंथर के अंदर
पोलन ग्रेन्स जो है मेच्योर हो जाते हैं, तो इसमें जो ब्रेकेज आता है वो लेंथ वाइज आता है. सो दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग इट एज, वी आर सेइंग इट एज longitudinal groove. Next is regarding anther. Again, if we cut, like आप यहाँ देखिए, इसमें अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टली, अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो ये वाला पार्ट हमें कैसा नजर आता है एंथर का. इन ए क्रॉस सेक्शन, एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. 4 कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं. टेट्रागोनल स्ट्रक्चर विच इज 4 साइडेड, कंसिस्टिंग ऑफ 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. in each lobe, ये वाला एक लोब है, in each lobe 2 microsporangia are present in the corners. Now later what happened, these 2 microsporangia of each lobe they fuse together longitudinally. ये जैसे है longitudinally ये fuse करेंगे, length wise fuse करेंगे और ये बना देते, उस पार्ट को हम बोलते pollen sac. और pollen sac is then it is filled with or packed with pollen grains. नेक्स्ट हम इनकी अगर एनेटमी स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में वही चीज आपको अभी लेयरिंग बता रही हूँ एनेटमिकली. इसको बहुत क्लियरली इस डायग्राम से आपको हो जाएगा. जो आउटर ये आपको स्काई ब्लू कलर की स्टेनिंग वाली लाइन नजर आ रही है, दैट इज एक्चुअली एपिडर्मिस. दिस इज एपिडर्मिस. इनसाइड दिस पिंक कलर्ड लेयर इज एंडोथीशियम. इन एंडोथीशियम के बीच में ये ब्लू लेयर्स है, दीज आर मिडल लेयर्स. उसके अंदर वाली एक लेयर होती है टैपेटम और फिर पेराइटल लेयर. और जब तो ये अभी इमेच्योर है तब ये सारा स्पोरोजिनस टिश्यू है, इट इज फिल्ड विद स्पोरोजिनस टिश्यू. अभी इस एक और डायग्राम में आपको और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे आप देखिए, जो आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम इज दिस ग्रीन कलर लेयर, then 1 2 3 layers of middle layer, then after that tapetum is there. Tapetum is actually providing nourishment. Inside tapetum this light green is parietal cells and these are the sporogenous tissues. अब यहाँ पे स्पेशल क्या बात है कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज दीज आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं इसको. तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू है, हर टिश्यू के अंदर क्या एबिलिटी होती है कि वो मियोसिस उनमें हो सकती है. इसलिए हम इन सिंगल सेल्स को जो इसके अंदर है इनको हम बोलते हैं पीएमसी, पोलन मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल. लाइक द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. नाउ व्हाट इज दिस प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल through meiosis is called as microsporogenesis. Even CBSE बोर्ड में भी आपको जब लिखना है, एग्जाम में भी लिखना है, या आपको ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन मिल गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब एक्चुअली माइक्रोस्पोर मदर सेल है कहाँ पे? द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू undergo meiosis to form microspore tetrad arranged in a cluster of 4 cells. So each cell of sporogenous tissue has potential to form tetrad. So each cell is a microspore mother cell. Again I am going back. तो यहाँ पे ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू का एक एक सेल है, इसको हम पोलन मदर सेल कह सकते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल. हर सेल में मियोसिस होगी और ये एक सेल में मियोसिस हुई तो इसने 4 सेल्स आगे बना दिए, तो जिसको हम बोलते हैं टेट्राड. नाउ इट विल बी क्लियर. लाइक यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल इज देयर, मियोसिस 1 2 cells, meiosis 2 4 cells are there, and these 4 cells they separate. ये spores जो है फाइनली क्या होता है कि on maturation and dehydration of anther the spores dissociate and develop into pollen grains. अब जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो ड्राई होता है, उसमें जैसे पहले हमने बताया था लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगी, जिससे क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स रिलीज विद द डेhiscence ऑफ एंथर. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन. स्ट्रक्चर ऑफ पोलन में अगर आप देखोगे, अगेन दिस इज आउटर लेयर, हार्ड आउटर लेयर, इट इज एक्साइन. स्ट्रक्चर कैसा है इसका? इट इज शेप इज स्फेरिकल. So outer layer, there are 2 layers are there in pollen grain, that is hard exine layer
and inside layer is thin, this is in time. Hard layer जो है that is made up of sporopolanin. This is resistant to organic matter. It can withstand high temperature, acid, alkalis and enzyme. But अब हम आगे पढ़ेंगे, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो पोलन से पोलन ट्यूब निकलती है और ये इतना हार्ड है, अगर ये कंटिन्यूस होगी एक्साइन लेयर तो इसमें से पोलन ट्यूब कैसे निकलेगी? तो एक्चुअली क्या होता है कि स्पोरोपोलैनिन जो है वो पूरा कंटिन्यूसली नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूस होता है, कुछ गैप्स होते हैं कहीं कहीं पे, कुछ प्लेसेस पे, उनको हम बोलते हैं पोर्स। तो उन पोर्स जो है वो इसको डिसकंटिन्यूस बनाते हैं, बट इन टाइम जो है, जो अंदर है इसके, दैट इज थिन लेयर, दैट इज कंटिन्यूस लेयर एंड दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। नेक्स्ट, अब पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन के अंदर भी न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं। सो पोलन ग्रेन में क्या है, दैट इज एक्चुअली इट इज हैविंग साइटोप्लाज्म, विच इज, उसका साइटोप्लाज्म है, उसका अपना न्यूक्लियस है, और दैट इज एक्चुअली, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर फिर से बता रहे हैं कि कैसे ये टेट्राइड फॉर्म हो, कैसे फिर ये पोलन ग्रेन, एक एक माइक्रोस्पोर है, एक माइक्रोस्पोर के अंदर उसका न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसमें जब पोलन ग्रेन में मियोसिस 1 होगी तो ये पोलन ग्रेन में सॉरी माइटोसिस होगी, तो ये एक्चुअली 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। द लार्जर सेल, ये जो बड़ा वाला सेल है, लार्जर सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल. It is having abundance of food reserve or irregular nucleus is present. Then this smaller cell is generative cell. It's having spindle shaped. यहाँ पे ये थोड़ा सा irregular है, here it is, और spherical है, here it is spindle shaped nucleus is present. और आगे जाके जैसे आप बुक में भी पढ़ोगे उसमें भी बता रखा है कि ये जो जेनरेटिव सेल होता है ये फ्लोट करता है इस बड़े वाले वेजिटेटिव सेल में. सो दिस इज बायसेलुलर पोलन. 60% प्लांट स्पीशीज में बायसेलुलर पोलन्स होते हैं, बट 40% में थ्री सेल्स होते हैं ट्राई सेलुलर पोलन. उस केस में क्या होता है, ये जो जेनरेटिव सेल है ये फर्दर डिवाइड करता है 2 में और 3 ट्राई सेलुलर पोलन सेल्स आर फॉर्मिंग. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग पोलन ग्रेन्स कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दे मे बी हार्मफुल, दे मे कॉज एलर्जीज. So what kind of allergies? Like chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, even Parthenium, it is a carrot grass which came to India is contaminated with imported wheat that also causes allergic conditions. But pollens, they are useful also. Pollen products like pollen grains are rich in nutrients. These are used as food supplement, and in Western countries people are using pollen products as syrup or tablets. Why? Because this increases performance of athletes and race horses, because ये energy product होता है. Then pollen grains जो है, अब ये जब स्टिग्मा पे फॉल करेंगे उसके बाद ये फिर हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, बट जब तक ये अभी स्टिग्मा में ट्रांसफर नहीं होते हैं तब तक इसमें डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में उनका वायबिलिटी पीरियड होता है. एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन abiotic factors, that is temperature and humidity. Rice, wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes. But in case of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, they can maintain, these pollen grains of these families, they can maintain viability for months. But in artificial condition also, जैसे किसी का, जैसे इसमें 30 मिनट है, but हम उनको मेंटेन करके रख सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड से, where we can store pollen grains in liquid nitrogen at -196 degrees centigrade to use them in crop breeding program. बस वहाँ पे हमें ग्लिसरॉल एज अ क्रायोप्रोटेक्टेंट इसमें डालना पड़ता है जो कि इसको फ्रोजन होने से बचा के रखता है. So that's all for today's lecture, and my next part I will explain you about megasporogenesis. Thank you.